स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मुझे लगता है प्रासंगिक और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अपने लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके घर बैठे कमाई कैसे करें। और इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास रमेश चौहान की लिखी किताब लेखन कौशल से घर बैठे कमाए का संपूर्ण गाइड 2025 के कुछ अहम हिस्से हैं। तो आज हमारी इस बातचीत का मकसद एक तरह से ये समझना है कि कोई भी अपनी लिखने की क्षमता को, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा, आमदनी के एक असली व्यावहारिक जरिए में कैसे बदल सकता है। ये जानकारी छात्रों, पेशेवरों या घर पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के मेरे ख्याल से काम आ सकती है। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है कि लिखने का जो शौक है वो पैसे कमाने का जरिया बन जाए? बिल्कुल मुमकिन है। और मैं कहूंगा कि आज के दौर में तो पहले से कहीं ज्यादा मुमकिन है। अब सोचिए, हर छोटा बड़ा बिजनेस, हर ब्रांड, हर व्यक्ति सब ऑनलाइन अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, है ना? और इसके लिए उन्हें लगातार अच्छे कंटेंट की जरूरत पड़ती है। वेबसाइट के लिए चाहिए, ब्लॉग पोस्ट के लिए चाहिए, सोशल मीडिया पर अपनी बात कहनी है, ग्राहकों को ईमेल भेजने हैं। मतलब हर तरफ शब्दों का ही खेल है। और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर कुशल लेखकों की मांग पैदा होती है। और ये मांग, मैं बता दूं, लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये बात तो सही है। ऑनलाइन दुनिया तो कंटेंट पर ही चल रही है एक तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखना अब सिर्फ एक शौक या कोई साहित्यिक कला ही नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बाकायदा स्किल है, एक हुनर है जिसकी बाजार में कीमत है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। गाइड के मुताबिक ऐसी क्या खास वजह है जो लेखन को आज कमाई का इतना आकर्षक जरिया बना रही हैं? हाँ, गाइड में कई ठोस वजह बताई गई हैं। पहली बात तो यह है, इसमें शुरुआत करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम या कह लीजिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, बस आप शुरू कर सकते हैं। कोई महंगी मशीनरी नहीं चाहिए, कोई ऑफिस स्पेस की ज़रूरत नहीं। दूसरी बड़ी वजह है लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। आप कब काम करना चाहते हैं, कहाँ से काम करना चाहते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। सुबह में करें, शाम को करें, रात को, घर से करें, किसी लाइब्रेरी से करें, या आजकल जैसे लोग कॉफ़ी शॉप से भी करते हैं। ये आज़ादी बहुत मायने रखती है मेरे ख्याल से। ये लचीलेपन वाली बात तो यकीनन बहुत लोगों को लुभाएगी, बिल्कुल। खासकर उन्हें जो 9 से 5 की नौकरी के अलावा कुछ और करना चाहते हैं या जिन्हें घर से ही काम करना है। पर इसके साथ शायद अनुशासन बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ जाती होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आत्मानुशासन तो ज़रूरी है जब कोई बॉस सर पर ना हो, ये तो है। और तीसरी अहम बात जो गाइड जोर देकर कहता है वो ये कि ये पूरी तरह आपके हुनर पर आधारित हैं। आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ना कि आपके पास कौन सी डिग्री है। हाँ, अच्छी शिक्षा मदद तो करती है, पर लेखन के क्षेत्र में आपका काम ही आपकी असली पहचान बनता है, डिग्री से ज्यादा। ठीक है। तो कम लागत, फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल आधारित होना ये वाकई आकर्षक पहलू हैं। लेकिन कमाई की तरफ बढ़ने से पहले बुनियाद तो मजबूत करनी होगी। तो अच्छी राइटिंग होती क्या है? क्या सिर्फ ग्रामर सही होना काफी है? और कोई अपनी इस कला को कैसे निखार सकता है? नहीं, सिर्फ व्याकरण और सही स्पेलिंग ही काफी नहीं है। वो तो जरूरी हैं ही, वो बेसिक हैं। लेकिन गाइड अच्छी राइटिंग के कुछ और महत्वपूर्ण पहलू बताता है। पहला, आपकी लिखाई साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब पढ़ने वाले को आसानी से समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, उसे दिलचस्प होना चाहिए, ऐसा कि पाठक अगर शुरू करे तो पूरा पढ़े बिना ना छोड़े, उसे बांध कर रखे। तीसरा, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ये बहुत जरूरी है। कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ कंटेंट वो लंबे समय में आपकी साख बिल्कुल खराब कर देगा। और सबसे अहम, लेखन पाठक केंद्रित होना चाहिए। मतलब आपको ये सोचना होगा कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनके मन में क्या सवाल हो सकते हैं। जहाँ तक इसे सुधारने की बात है, गाइड कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है। पहला, रोज़ पढ़ें, और सिर्फ किताबें ही नहीं, अच्छे अखबारों के संपादकीय पढ़िए, ये समझने के लिए कि तर्क कैसे बनाते हैं। किसी विषय पर अच्छी ब्लॉग पोस्ट पढ़िए, ये जानने के लिए कि ऑनलाइन कैसे लिखा जाता है, उसका स्टाइल क्या है। मार्केटिंग वाले लेख पढ़िए, ताकि समझ आए कि कैसे शब्दों से किसी को प्रेरित किया जाता है। दूसरा, रोज़ लिखें, थोड़ा ही सही, पर लिखें ज़रूर। चाहे अपनी डायरी में लिखें, किसी देखे हुए सपने के बारे में, या किसी ताज़ा खबर पर अपने विचार, कुछ भी। लगातार अभ्यास से ही सुधार आता है। यानी सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि सोच समझकर पढ़ना और फिर अभ्यास करना, ये जरूरी है। और व्याकरण
उसका क्या? हाँ, व्याकरण पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए आजकल कई ऑनलाइन टूल्स और एप्स मौजूद हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे हैं। और एक बहुत जरूरी चीज है फीडबैक लेना। अपना लिखा हुआ किसी भरोसेमंद दोस्त को दिखाइए, परिवार के सदस्य को, या अगर हो सके तो किसी अनुभवी लेखक को, और उनसे ईमानदारी से बताने को कहिए कि उन्हें यह कैसा लगा, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। देखिए, शुरू में आलोचना सुनना शायद अच्छा ना लगे, पर यही आपको बेहतर बनने में सबसे ज्यादा मदद करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। रचनात्मक आलोचना तो मतलब सोने की तरह कीमती होती है। चलिए, बुनियाद मजबूत हो गई, स्किल निखार ली, अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये कमाई की यात्रा शुरू कैसे करें? गाइड में इसके लिए एक 5 कदमों वाला रोड मैप दिया गया है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम, और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, है अपने विशेषज्ञता का क्षेत्र चुनना, जिसे अंग्रेजी में नीश कहते हैं। देखिए, आप हर विषय पर बेहतरीन नहीं लिख सकते, और नहीं ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए मेरे ख्याल से। इससे आपकी ऊर्जा बटेगी और आप किसी भी एक क्षेत्र में वो महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अपनी रुचि, अपने शौक और अपनी मौजूदा जानकारी के आधार पर 1 या 2 ऐसे विषय चुनिए जिनमें आपको वाकई दिलचस्पी हो और जिनके बारे में आप और ज्यादा जानने को उत्सुक हों। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या शुरुआत में थोड़ा ज्यादा हाथ पैर मारना, मतलब कई निश आजमाना बेहतर नहीं होता, ताकि पता चले कि किसमें ज्यादा काम मिलता है या किसमें मजा आता है? हाँ, ये सवाल बहुत से नए लेखकों के मन में आता है। बिल्कुल आता है। शुरुआत में थोड़ा एक्सप्लोर करना ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन गाइड का सुझाव है कि जल्द से जल्द, मतलब जितना जल्दी हो सके, 1-2 मुख्य निश पर फोकस करना बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि इससे आप उस विषय में अपनी जानकारी गहरी कर पाते हैं, उस क्षेत्र के क्लाइंट्स को बेहतर समझ पाते हैं और धीरे धीरे एक विशेषज्ञ के तौर पर अपनी पहचान बना पाते हैं। जैसे अगर आप स्वास्थ्य और फिटनेस चुनते हैं, तो आप सिर्फ लेख नहीं लिखेंगे, बल्कि उस विषय की ताज़ा जानकारी भी रखेंगे, अपडेटेड रहेंगे। टेक्नोलॉजी हो, यात्रा हो, पर्सनल फाइनेंस, खाना बनाना, पेरेंटिंग, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। फोकस करने से आपको बेहतर और ज्यादा पैसे देने वाले क्लाइंट्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखा गया है। समझ गए। यानी स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता बनाने पर जोर है। ठीक है, नीश चुन लिया। अब मान लीजिए किसी ने अपनी रुचि का क्षेत्र तय कर लिया, लेकिन उसे दुनिया को, यानी संभावित क्लाइंट्स को दिखाएगा कैसे कि वो उसमें अच्छा लिख सकता है? यहीं पे शायद पोर्टफोलियो की बात आती होगी, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम। दूसरा कदम है एक दमदार पोर्टफोलियो तैयार करना। पोर्टफोलियो आपके काम का आईना है, आपका शोकेस है वो। इसके बिना क्लाइंट्स को कैसे पता चलेगा कि आप कैसा लिखते हैं, आपकी स्टाइल क्या है? तो अपने चुने हुए निश पर 3 से 5 बेहतरीन मौलिक लेख लिखिए। बेहतरीन से मेरा मतलब है कि वे अच्छी तरह रिसर्च किए हुए हों, उनमें कोई नई बात हो, ताजगी हो, और वे आपकी लेखन शैली का अच्छा नमूना पेश करते हों। अब सवाल है, इन्हें दिखाएं कहाँ? तो इसके लिए आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर जैसे मुफ्त प्लेटफॉर्म पर अपना एक साधारण सा ब्लॉग बना सकते हैं और इन लेखों को वहां प्रकाशित कर सकते हैं। इससे आपको एक प्रोफेशनल लुक मिलता है। और हाँ, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाएं और उसे अपडेटेड रखें। साथ ही अपने ब्लॉग या पोर्टफोलियो का लिंक वहां जरूर डालें। ये बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो भी तैयार हो गया, ब्लॉग भी बन गया। अब आती है असली चुनौती, काम कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट्स कैसे ढूंढे? ये तीसरा कदम है। हाँ, यहीं पर थोड़ी मेहनत और थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी होगी। गाइड कई रास्ते सुझाता है इसके लिए। पहला, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.in है। कई ग्लोबल और भारतीय वेबसाइट्स हैं। यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, अपने पोर्टफोलियो के सैंपल डालने होते हैं, और फिर क्लाइंट्स जो प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं उन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इनमें थोड़ा कंपटीशन जरूर होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरा तरीका है कंटेंट मार्केटप्लेस। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे iWriter या टेक्स्ट ब्रोकर। यहाँ आप एक लेखक के तौर पर रजिस्टर करते हैं और फिर वे आपको लिखने के लिए टॉपिक देते हैं। यहाँ आपको सीधे क्लाइंट से डील नहीं करना पड़ता, आप वेबसाइट के लिए लिखते हैं। तीसरा, और मैं कहूँगा बहुत कारगर तरीका है, सोशल मीडिया, खासकर लिंक्डइन और फेसबुक। लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं, अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ें, कनेक्शन बनाएं। फेसबुक पर कई सारे फ्रीलांसिंग और राइटिंग के ग्रुप्स हैं जहां रोजाना कई जॉब पोस्ट आती हैं, आप उन्हें ज्वाइन करें। यहां आप सीधे क्लाइंट्स या कंपनियों से संपर्क साध सकते हैं। पर भीड़ भी तो बहुत होगी। शुरुआत में खुद को अलग कैसे दिखाया जाए, ये भी एक चुनौती होगी यकीनन। खैर, मान लीजिए किसी ने मेहनत की और उसे पहला प्रोजेक्ट मिल ही गया।
चलो, पहला क्लाइंट मिल गया। अब आता है चौथा कदम, जो क्लाइंट से बातचीत और पैसे तय करने यानी प्राइसिंग से जुड़ा है। इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये कदम बहुत ध्यान से उठाने वाला है, क्योंकि यहीं पर अच्छी शुरुआत या फिर गड़बड़ी हो सकती है। सबसे पहली बात, क्लाइंट के साथ हर चीज बिल्कुल साफ साफ तय कर लें। कोई एम्बिग्विटी नहीं। काम क्या है, किस टॉपिक पर लिखना है, कितने शब्दों का लेख चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल, कब तक काम पूरा करके देना है, मतलब डेडलाइन क्या है, और सबसे जरूरी, पेमेंट कितना, कैसे और कब मिलेगा। ये सब बातें ईमेल पर या मैसेज में लिखित रूप में कंफर्म कर लेना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। और पैसों की बात, ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है नए लोगों के लिए। अक्सर समझ नहीं पाते कि कितना चार्ज करें, कम मांग लें या ज्यादा। गाइड इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये उलझन होती है। गाइड एक शुरुआती अनुमान देता है। बिल्कुल शुरुआत में जब आपके पास अनुभव कम है, पोर्टफोलियो नया है, आप प्रति शब्द 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए प्रति 500,000 शब्दों के लेख के लिए 500 से 1500 रुपए तक। ये सिर्फ एक अंदाजा है, याद रखिए। ये आपके निश पर, काम कितना मुश्किल है उस पर, और क्लाइंट कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, पोर्टफोलियो मजबूत होगा, आप धीरे धीरे अपने रेट बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने चाहिए। और फिर से कहूंगा, पेमेंट की शर्तें लिखित में जरूर लें। एक छोटा सा एग्रीमेंट या ईमेल कंफर्मेशन काफी है। अच्छा, 50 पैसे प्रति शब्द से शुरुआत। मुझे अंदाजा नहीं था कि शुरुआती रेट्स इस रेंज में भी हो सकते हैं। ये जानना नए लोगों के लिए वाकई बहुत मददगार है कि एक शुरुआती बिंदु क्या हो सकता है। इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए, अब इस 5 कदमों वाले रोडमैप के 5वें और आखिरी कदम पर आते हैं। 5वां कदम सुनने में शायद सबसे आसान लगे, लेकिन लंबे समय तक सफल होने के लिए ये सबसे जरूरी है। वो है हमेशा अच्छी क्वालिटी का काम देना और समय पर देना। याद रखिए, आपका किया हुआ काम ही आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग है। वर्ड ऑफ माउथ इसी से फैलता है। अगर आप लगातार अच्छा लिखते हैं, क्लाइंट की ज़रूरतों को समझते हैं और डेडलाइन का पालन करते हैं, तो क्लाइंट्स आपसे खुश रहेंगे। वो न सिर्फ आपको दोबारा काम देंगे, बल्कि हो सकता है दूसरों को भी आपके बारे में बताएं। रेफरल मिल सकता है। हर प्रोजेक्ट को गंभीरता से लें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अपना बेस्ट दें। अगर क्लाइंट कोई बदलाव करने को कहता है या कोई फीडबैक देता है, तो उसे ध्यान से सुनें और उसे सीखें। नेगेटिव ना हो। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेपुटेशन इसी से बनेगी। तो ये है वो 5 कदमों की प्रक्रिया। निश चुनें, पोर्टफोलियो बनाएं, काम खोजें, बातचीत और दाम तय करें, और फिर बढ़िया काम समय पर दें। ये तो एक काफी स्पष्ट रास्ता लग रहा है फॉलो करने के लिए। लेकिन क्या कमाई का जरिया सिर्फ दूसरों के लिए लेख लिखना ही है, या गाइड कुछ और तरीके भी बताता है? क्योंकि कई बार शायद क्लाइंट वर्क न मिले। कई और दिलचस्प रास्ते भी सुझाता है। एक बहुत लोकप्रिय तरीका है अपना खुद का ब्लॉग शुरू करना। किसी ऐसे विषय पर ब्लॉग बनाएं जिसमें आपकी गहरी रुचि हो और आप नियमित रूप से लिख सकें। कंसिस्टेंसी जरूरी है। जब आपके ब्लॉग पर धीरे धीरे पाठक आने लगें, ट्रैफिक बढ़े, तो आप गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। एडसेंस आपके ब्लॉग पर विज्ञापन दिखाता है। या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप दूसरों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने ब्लॉग पर प्रमोट करते हैं, और जब कोई आपके लिंक से खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। हाँ, इसमें समय लगता है, ये रातों रात नहीं होता, पर यह लंबे समय में आय का एक अच्छा पैसिव स्रोत बन सकता है। दूसरा, आप कॉपीराइटिंग की कला सीख सकते हैं। ये एक स्पेशल स्किल है। कॉपीराइटिंग का मतलब है ऐसा लिखना जिसका मकसद सीधे तौर पर पाठक को कोई एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना हो। जैसे कोई चीज खरीदना, किसी न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना, या किसी वेबसाइट पर क्लिक करना। कॉल टू एक्शन देना। विज्ञापन में, वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर, सेल्स ईमेल में, सोशल मीडिया ऐड में, इन सब में कॉपीराइटिंग का इस्तेमाल होता है। और इसमें अक्सर सामान्य कंटेंट राइटिंग से ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये सीधे बिजनेस रिजल्ट से जुड़ा होता है। कॉपीराइटिंग, हाँ, ये शब्द मैंने सुना है। यानी ये सीधे सीधे बिक्री या मार्केटिंग से जुड़ा लेखन है। इसमें ज्यादा पैसा है शायद। और क्या विकल्प है? बिल्कुल। फिर अगर आपको किसी विषय की गहरी जानकारी है और आप उसे विस्तार से समझा सकते हैं, तो आप उस पर एक ई बुक लिख सकते हैं। इसे Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग KDP जैसे प्लेटफॉर्म पर खुद प्रकाशित करके दुनिया भर में बेच सकते हैं। ये सेल्फ पब्लिशिंग है। ये भी पैसिव इनकम का एक जरिया बन सकता है। एक बार मेहनत करके लिख दिया, फिर वो बिकती रहेगी। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप कंपनियों या व्यक्तियों के लिए उनके सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ट्विटर, लिंक्डइन के लिए आकर्षक और नियमित पोस्ट लिखने का काम भी कर सकते हैं। कंटेंट कैलेंडर बनाना, पोस्ट लिखना।
और एक और विकल्प है घोस्ट राइटिंग का। ये भी काफी चलता है। इसमें आप लिखते तो हैं, लेकिन उसका श्रेय यानी क्रेडिट किसी और व्यक्ति को मिलता है। आप पर्दे के पीछे रहते हैं। कई बार व्यस्त पेशेवर, विशेषज्ञ या सेलिब्रिटी अपनी किताबें, लेख या भाषण लिखवाने के लिए घोस्ट राइटर रखते हैं। इसमें भी अच्छी कमाई हो सकती है, बस आपको नाम ना मिलने के लिए तैयार रहना होता है। अरे वाह, इतने सारे विकल्प हैं। ब्लॉगिंग, कॉपीराइटिंग, ई बुक्स, सोशल मीडिया कंटेंट, घोस्ट राइटिंग। लगता है लिखने वालों के लिए अवसरों की कमी नहीं है। बस सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है और अपने स्किल को पहचानना है। गाइड में मोहन नाम के एक शिक्षक की कहानी भी है, जो आपने बताया काफी प्रेरणादायक है। जरा उसके बारे में बताइए, कैसे उन्होंने ये किया? हाँ, मोहन की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ये सब बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल हैं। मोहन एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। लिखने का शौक उन्हें बचपन से था, पर उन्होंने कभी इसे कमाई का जरिया बनाने के बारे में सोचा नहीं था। बस शौक था। फिर आया कोविड लॉकडाउन, स्कूल बंद हो गए और उनके पास अचानक बहुत सारा खाली समय आ गया। उन्होंने ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब वीडियो देखे, ब्लॉग पढ़े और फिर खुद भी छोटे मोटे लेख लिखने शुरू कर दिए। शुरुआत आसान नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जैसा कि ज्यादातर नए फ्रीलांसरों के साथ होता है, उन्हें भी काम ढूंढने में मुश्किल हुई। कई बार रिजेक्शन भी झेलना पड़ा, काम पसंद नहीं आया क्लाइंट को, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लगे रहे, वे लिखते रहे, अपनी स्किल सुधारते रहे, कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर प्रोफाइल बनाई, अपने लिखे सैंपल सोशल मीडिया पर शेयर किए। धीरे धीरे उनके काम की क्वालिटी देखकर उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। उन्होंने हर काम को पूरी ईमानदारी और लगन से किया, क्वालिटी पर फोकस किया। आज की तारीख में मोहन स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और साथ ही फ्रीलांस राइटिंग से हर महीने 20,000 रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं। गाइड में उनकी कही एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सफलता के लिए बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, शुरू करने की हिम्मत। अतिरिक्त, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लीजिए किसी ने शुरुआत कर ली, मोहन की तरह कुछ अनुभव भी हासिल कर लिया। अब वो अपनी कमाई को और कैसे बढ़ा सकता है? नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाए? क्या गाइड इसके लिए भी कुछ एडवांस टिप्स देता है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ शुरू करना ही नहीं, आगे कैसे बढ़ना है इस पर भी गाइड बात करता है। जब आप शुरुआती दौर से आगे निकल जाते हैं और कुछ अनुभव हासिल कर लेते हैं, तो अपनी कमाई को अगले स्तर पर ले जाने के लिए भी गाइड में कुछ कारगर नुस्खे दिए गए हैं। पहला, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की समझ बढ़ाना। एसईओ का मतलब है अपने लेख को इस तरह से लिखना और फॉर्मेट करना कि गूगल जैसे सर्च इंजन उसे आसानी से समझ सकें, और जब लोग उस विषय पर कुछ खोजें तो आपका लेख नतीजों में ऊपर दिखाई दे। जो लेखक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हैं, क्लाइंट्स उन्हें ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, विजिबिलिटी बढ़ती है। एसईओ, हाँ, ये टर्म आजकल बहुत सुनने में आता है। डिजिटल मार्केटिंग का अहम हिस्सा है, यानी ऐसा लिखना कि गूगल को पसंद आए। और क्या? दूसरा, अपने रेट्स को समय समय पर बढ़ाना, अटकना नहीं है एक ही रेट पर। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपकी स्किल बेहतर होती है, आपका पोर्टफोलियो मजबूत होता है, तो आपको अपनी सेवाओं का ज्यादा मूल्य मांगना चाहिए। इसमें हिचकना नहीं चाहिए। हर 6 महीने या साल भर में अपनी रेट्स को रिव्यू करें और आत्मविश्वास के साथ उन्हें थोड़ा बढ़ाएं। तीसरा, नेटवर्किंग पर ध्यान दें। सिर्फ काम न करें, रिश्ते भी बनाएं। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने क्षेत्र के लोगों, संभावित क्लाइंट्स और दूसरी कंपनियों से जुड़ें, उनसे बातचीत करें, उनके कंटेंट पर कमेंट करें। अच्छे रिश्ते बनाने से आपको बेहतर और लंबे समय तक चलने वाले अवसर मिल सकते हैं, रेफरेंस मिल सकते हैं। और चौथा, कोशिश करें कि आप सिर्फ एक बार के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर ही निर्भर ना रहें। वो ठीक है, पर ऐसे क्लाइंट्स खोजने की कोशिश करें जिन्हें नियमित रूप से हर महीने कंटेंट की जरूरत होती है। आप उनके साथ एक मासिक रिटेनर अग्रीमेंट कर सकते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने। इससे आपको हर महीने एक निश्चित आय मिलती रहेगी और बार बार नया काम खोजने की चिंता कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी आएगी। बिल्कुल। ये तो बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सुझाव है। एसईओ सीखना, दाम बढ़ाना, नेटवर्किंग करना और रिटेनर क्लाइंट्स ढूंढना, इससे करियर में स्थिरता और ग्रोथ दोनों आ सकती हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स। तो आज हमने रमेश चौहान की गाइड के जरिए ये समझा कि कैसे लेखन के शौक या हुनर को सिर्फ एक हॉबी न रहने देकर कमाई के एक शक्तिशाली और लचीले जरिए में बदला जा सकता है। मुख्य बातें रहीं, अपनी लेखन कला को लगातार मांझते रहना, सुधारते रहना, एक या दो विशेषज्ञता के क्षेत्र यानी निश चुनना, अपने काम को दिखाने के लिए एक प्रभावी पोर्टफोलियो बनाना,
क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना और सबसे ज़रूरी, हमेशा सीखते रहने और बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करते रहने का जज्बा रखना। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि गाइड में एक जगह लिखा है, आपकी कलम ही आपकी शक्ति है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आपके शब्द आपकी आवाज़ बन सकते हैं, आपके विचारों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। सफ़र शायद थोड़ा धीमा हो सकता है शुरू में, पर जैसा मोहन की कहानी ने दिखाया, सबसे महत्वपूर्ण कदम है पहला कदम उठाना, पहला लेख लिखना, पहली प्रोफाइल बनाना, पहला सैंपल भेजना। रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। हिम्मत करनी होगी बस। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले राइटिंग टूल्स बहुत तेजी से बेहतर और आम होते जा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। ऐसे में भविष्य में एक इंसान, एक मानव लेखक का अद्वितीय मूल्य, उसकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन USP क्या होगी? वो ऐसा क्या खास दे पाएगा जो मशीन शायद न दे सके? और उस खासियत को, उस मानवीय स्पर्श को, उस इमोशन को, उस क्रिएटिविटी को कैसे और निखारा जा सकता है? इस सवाल पर मंथन जरूर कीजिएगा। सोचने वाली बात है ये।